जापान का अल्टरनेट वर्जन जहाँ यूनिक पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है जिनके कुछ पूर्वज जादुई थे। कहानी की शुरुआत होती है, बसंत ऋतु का समय था। पेड़ों पे ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम्स महक रहे थे और हम एक कैट नाओमेरो को देखते हैं जिसको देख एक लड़की फुइत्सुकी कह रही होती है, ओह तुम जग गई, चलो आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है तो निकल रही हूँ, आते समय तुम्हारे लिए गिफ्ट जरूर लाऊंगी। इसके बाद वो रेडी होकर अपने अपार्टमेंट से निकलती है बस पकड़ने के लिए। रास्ते में वो अपने हाई स्कूल की बातें सोच रही होती है कि कैसे उसकी फ्रेंड्स कहा करती थी कि जैसा तुम्हारा बिहेवियर है ना इंट्रोवर्ट होने का, तुम कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना पाओगे। और अब ये फुत्सुकी की रियलिटी बन गई थी। यही सोचते हुए वो अपने प्लेटफॉर्म से उतर के उसी चेरी ब्लॉसम्स ट्री से होके जा रही होती है और उसे स्प्रिंग के मौसम में काफ़ी ठंडी हवाएं लग रही थी। तभी उसका ध्यान एक लड़के पे जाता है जो उन ट्रीज को देख रहा था जिसके पैर बर्फ से जम गए थे और वो ठंडी हवाएं प्रोड्यूस कर रहा था। वो उसके पास आके कारण पूछती है तो वो लड़का हिमुडू बताता है कि आज मेरा कंपनी का पहला दिन है और मैं नर्वस हूँ और ऐसे किसी सिचुएशन में मैं जम जाता हूँ, इसलिए मैं ट्रीज को देख के खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फुइत्सुकी अपने बोतल की गर्मा गर्म चाय निकालती है और उसके जमे हुए पैरों पे डालती है पर कोई असर नहीं होता। फिर वो उसे एक कप ऑफ टी पीने के लिए देती है जिसके बाद से हिमुडू नॉर्मल हो जाता है। फिर वो बताता है कि मैं स्नो वुमेन का डिसेंडेंट हूँ, इसलिए इमोशंस मेरे बर्फ के रूप में निकलते हैं। फुइत्सुकी कहती है तो क्या ऐसे लोगों को सिर्फ विंटर सीजन पसंद पड़ता है? हिमुडू कहता है ऐसा नहीं है, अगर कोई खास हमें मिलता है तो हम स्प्रिंग भी एंजॉय करते हैं। और फिर वो अपने ऑफिस निकल जाता है। इधर फुइत्सुकी भी निकलती है अपने ऑफिस सोचते हुए कि कैसे उसकी फ्रेंड कहती थी कि मुझे कोई भी पसंद नहीं आता और उस आईसी बॉय की तरफ अट्रैक्शन कैसा था मेरा। इधर तभी हिमुडू भी सोचते हुए जा रहा होता है कि वो लड़की कितनी काइंड थी, काश मैं उससे फिर मिल पाऊँ। और जब वो अपने ऑफिस पहुंच के देखता है तो वो लड़की फुइत्सुकी सामने खड़ी थी और दोनों एक ही ऑफिस में ज्वाइन हुए हैं, एक दूसरे के कॉलीग्स बन गए। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और हिमुडू से एक्साइटमेंट में हिम बाहर निकलने लगती है। तभी यहाँ एक और लड़की कामोडी द फॉक्स गर्ल आती है। बर्फ को देख करके वो खुद के भी अपने कान और पूंछ निकाल के इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं फॉक्स वुमेन के डिसेंडेंट हूँ। फुइत्सुकी सोचती है क्या यहाँ सिर्फ मैं ही एक नॉर्मल ह्यूमन के डिसेंडेंट हूँ। तभी यहाँ एक लड़का आता है जो अपना नाम सीजिमा बताता है और कहता है मैं भी एक ह्यूमन डिसेंडेंट हूँ और ये सभी इस कंपनी में न्यू ज्वाइन हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ फुइत्सुकी अपने नाओमेरो को किए वादे के अनुसार उसके लिए स्नैक्स लाई थी और उससे कहती है कि लगता है मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। और इधर दूसरी तरफ हिमुडू सोच रहा होता है कि मुझे अब जॉब पे जाने की इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ऑफिस में जहाँ हिमुडू के पीसी में फूलों की फोटोज देख फुइत्सुकी पूछती है क्या तुम्हें फ्लावर पसंद है। हिमुडू कहता है हाँ, पर मैं उन्हें टच करता हूँ तो वो जम जाते हैं। मैं फ्लावर्स को प्यार देना चाहता हूँ पर बदले में वो मुझे प्यार नहीं दे पाते, इसलिए मैं उन्हें वर्चुअली देख के खुश होता हूँ। अगले दिन फुइत्सुकी हिमुडू को स्ट्रॉ से भरा बैग देते हुए कहती है इससे तुम फ्लावर्स को टच करोगे तो वो फ्रीज नहीं होंगे। हिमुडू पहले तो ये देख हैरान था पर वो खुश भी था कि फुइत्सुकी उसकी फीलिंग की केयर कर रही है। उसके जाने के बाद वो खुशी से माहौल बर्फीला बना देता है। हिमुडू को बिल्लियाँ भी पसंद थी और वो उनके पास होने पे भी खुशी से बर्फ प्रोड्यूस करने लगता है जिस वजह से बिल्लियाँ भी उसे दूर भाग जाती हैं। और जब ये बात हिमुडू फुइत्सुकी को बताता है तो फुइत्सुकी कहती है इसका भी तरीका है मेरे पास। फिर वो अगले दिन अपने कैट नामेरो के कुछ मूछें निकाल के लाती है, ये कहते हुए कि इससे पहले अपनी आदत बना लो कि बिल्ली तुम्हारे पास है जिससे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद जब तुम बिल्ली के पास जाओगे तो बर्फ प्रोड्यूस नहीं करोगे। और वैसे भी कैट विस्कर्स लकी चार्म की तरह होते हैं। हिमुडू को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि फुइत्सुकी सान उसकी इतनी हेल्प कर रही हैं, इसलिए वो उसे भी रिटर्न गिफ्ट देने का डिसाइड करता है। कुछ दिन बाद वो फुइत्सुकी को एक डेजर्ट ऑरेंज पिस्ताचियो देता है जिसे देख फुइत्सुकी कहती है ये तो आउट ऑफ स्टॉक था ना, ये तुम्हें कैसे मिला। हिमुडू कहता है शायद मैं लकी था। और हिमुडू उस दिन से ये डेजर्ट ढूंढ रहा था जब से फुइत्सुकी ने इसे टेस्ट करने की इच्छा जताई थी। उनके कोवर्कर्स को भी पता चलने लगा था कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी नाइसली ट्रीट करते हैं। एक दिन उनके बॉस आके कहते हैं हिमुडू ने कुछ अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं जिस वजह से उसे अब फिर से चीजें शुरू से करनी पड़ेंगी। इधर हिमुडू उदास था इसलिए वो अपने आप को ग्लू में रख करके चुपचाप काम कर रहा था। तभी फुइत्सुकी अंदर झांक के पूछती है क्या तुम आज लेट तक काम करने वाले हो। हिमुडू कहता है हाँ, मैंने गलती की है तो सुधारना भी पड़ेगा। फुइत्सुकी कहती है तो क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। ये बात सुन के हिमुडू की इग्लू छू हो जाती है और वो मना करता है ये कहते हुए कि ये मैंने खराब किया है तो मुझे ही सही करना चाहिए। तभी फुइत्सुकी और सभी घर को जाने लगते हैं। थोड़ी देर में फुइत्सुकी उसके गालों पे ठंडा ड्रिंक देते हुए कहती है ये तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकता है ना काम में, कल मिलते हैं। और हिमुडू अब काफ़ी ज़्यादा तेजी से काम को ख़त्म करने में लग जाता है। एक दिन हिमुडू देखता है कि उसका कोवर्कर सीजिमा की तबीयत ठीक नहीं है। हिमुडू उसके लिए एक बर्फ से लिपटी स्कार्फ देता है और कहता है कि तुम आज छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। सीजिमा कहता है कि अभी मेरे बहुत से काम बचे हैं।
ठीक है फिर तो लाओ मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें जल्द ही खत्म कर देता हूँ। उसे सिजुमा की हेल्प करते हुए फुत्सुकी देख रही होती है और आके कहती है तुम कितने काइंड हो हिमुरू। और हिमुरू खुशी से छोटे छोटे स्नोमैन प्रोड्यूस करता है। ये देख सिजुमा सोचता है कि ये भले ही ठंडी चीजें प्रोड्यूस करता है पर इसका दिल बहुत वार्म है। अब हिमुरू को उस कंपनी में काम करते 1 महीना हो गया था और वो घर बैठ के सोच रहा होता है फुत्सुकी की दी हुई चीजों को देखते हुए। वो स्ट्रॉ, कैट विस्कर्स, फिर सोडा कैन, और कहता है मैं अपने डिसीजन को लेकर खुश हूँ कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। इसी तरह से इधर फुत्सुकी भी सोच रही होती है कि ये 1 महीना कितना जल्दी बीत गया। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ चीफ सभी न्यू एम्प्लॉय को बिजनेस ट्रिप ओकिनावा भेजने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग ओकिनावा ट्रिप की बात सुन के काफी एक्साइटेड थे हिमुरू को छोड़कर। वो ओकिनावा जगह ट्रिप सुन के ही उदास और डिप्रेस्ड हो गया। मन ही मन कहता है कि अगर मैं वहाँ गया तो सारा ट्रिप का मजा बर्बाद हो जाएगा, और वो इस बारे में किसी से बात नहीं करता। दूसरी तरफ सिजिमा और कामोरी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि ये 4 डे का ट्रिप रहने वाला है। जब ये लोग ये बातें डिस्कस कर रहे होते हैं फुत्सुकी को बर्फीली हवाएं आती हैं। वो जाके देखती है तो हिमुरू सीढ़ियों पे बैठा था जिसका पैर फिर से बर्फ में जम गया था। वो उसके पास बैठती है और उसके नर्वसनेस का कारण पूछती है, और ये भी कि तुम बाकियों की तरह एक्साइटेड नहीं लग रहा है। हिमुरू कहता है कि दोनों का आंसर एक ही है कि मैं ओकिनावा नहीं जा सकता। फुत्सुकी पूछती है क्यों। हिमुरू कहता है कि एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, ब्लू ओशन और वाइट सैंड, ये सब खूबसूरत सी चीजें मैं देखूंगा तो ये मेरे दिमाग पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा, जिससे मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ और वहाँ बर्फीली तूफान ला दूँ। पर चूंकि ये एक बिजनेस ट्रिप है और अगर मैं नहीं गया तो ये मेरा ही नुकसान होगा, इसलिए मैं नर्वस हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद फुत्सुकी इंटरनेट पर रात भर उसके लिए तरीके ढूंढने लगती है, और अगले दिन वो हिमुरू को एक डफली जैसी चीज देती है जिसके अंदर इधर उधर करने से उसमें से समंदर की लहरों जैसी आवाज आती है। वो हिमुरू को देते हुए कहती है कि इससे तुम पहले खुद को उस इन्वायरमेंट में पहले ढाल लो, जिससे तुम्हें वहां आके ओवर एक्साइटमेंट नहीं होगी। हिमुरू ऐसा ही करता है और पहले पहले तो वो एक्साइटमेंट में बहुत सारी बर्फ प्रोड्यूस करता है, पर फिर वो धीरे धीरे घर पे, ऑफिस में उसे यूज करता है ताकि वो फुत्सुकी सान को निराश ना करे। ट्रिप का दिन आता है और हिमुरू ने अब खुद के इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया था। वो सभी बस से ओकिनावा शहर में एंटर करते हैं और एक होटल में चेक इन करते हैं। सभी का प्लान था ट्रेनिंग कंप्लीट करना, फिर बीच पे घूमना और शॉपिंग करना। कामोरी कहती है अभी दोपहर है और धूप भी कितनी निकली हुई है, मैं तो बीच पे जाने के लिए खुद को रोक ही नहीं पा रही। और फिर ये लोग बीच पे आते हैं जहाँ कामोरी और सिजिमा बीच पे मस्ती कर रहे थे और फुत्सुकी हिमुरू एक अम्ब्रेला के नीचे बैठ के जूस एंजॉय कर रहे थे। फुत्सुकी पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। हिमुरू कहता है हाँ, उससे काफी असर हुआ है मेरे पे। फुत्सुकी फिर उससे बात लेने के लिए पूछती है, पर हिमुरू कहता है अगर वो इतनी धूप में निकलेगा तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो मेल्ट हो जाएगा। और ये बात सुन फुत्सुकी को पता चलता है कि हिमुरू मेल्ट भी हो सकता है। फिर फुत्सुकी उसे इस ट्रिप के लिए बनाई प्लानिंग भी दिखाती है, जिसे देख हिमुरू सोचता है फुत्सुकी सान ने तो काफी डिटेल्ड प्लानिंग की है इस ट्रिप के लिए, मैं कितना लकी हूँ जो इनके इस प्लान का हिस्सा बनूंगा। और यही सोचते हुए वो फिर से बर्फ प्रोड्यूस करने लगता है, और तभी वो उसे कंट्रोल करते हुए सोचता है नहीं, मुझे इस ट्रिप खत्म होने तक इमोशंस पे कंट्रोल रखने होंगे, नहीं तो ये एक स्नो स्टॉर्म में भी बदल सकता है। रात में हिमुरू कुछ टॉय स्टोर में क्यूट क्यूट खिलौने देख रहा था। वो उसमें से एक जैसे ही उठाने जाता है वो देखता है एक और हाथ उसी खिलौने को उठाने आ रहा था, और ये फुत्सुकी होती है। हिमुरू कहता है कोई बात नहीं, ये आप रख लो। फुत्सुकी फिर उसके लिए एक दूसरा चूज करके देती है, और हिमुरू इतना खुश हो जाता है कि उसने लगभग स्नो स्टॉर्म क्रिएट कर ही दिया था, पर वो सिर्फ स्नोफॉल की तरह ही बरसा। और वहाँ के टूरिस्ट लोग देख के हैरान थे कि क्या यहाँ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी है। निकलते हुए फुत्सुकी हिमुरू की कंट्रोल पे तारीफ करती है। अगले दिन हिमुरू उठता है तो वेदर रिपोर्ट आ रही थी कि आज ओकिनावा में गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। ये सुन के हिमुरू तेजी से भागता है और एयर कंडीशनिंग स्पॉट ढूंढने लगता है। फिर वो जाता है अपने लिए कुछ आइसक्रीम्स और ठंडी चीजें लाने। वो होटल के बाहर के एक दुकान में आता है तो दुकानदार कहता है कि सारे आइसक्रीम बिक गए हैं। हिमुरू उनसे कोई और दुकान के बारे में पूछता है तो कहते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब दुकान से होटल लौटते समय टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि हिमुरू को होटल के गार्डन में ही रुकना पड़ता है, और वो मेल्ट होके एक बच्चा बन गया था। इधर दूसरी तरफ फुत्सुकी सुबह से हिमुरू को ढूंढ रही थी क्योंकि उसने साथ में ट्रिप एंजॉय करने की बात की थी। उसे ढूंढते हुए वो सिजिमा के पास आती है तो सिजिमा कहता है कि उसकी सुबह सुबह वेदर रिपोर्ट देख के ही फट गई थी, वो पास के ही दुकान गया था कुछ चीजें लाने, उसके बाद से नहीं दिखा है। फुत्सुकी को हिमुरू की बातें याद आती हैं कि वो टेम्परेचर बढ़ने पे मेल्ट भी हो सकता है। वो उसे ढूंढने निकलती है और गार्डन से होके जाते हुए उसे हिमुरू आवाज देके बुलाता है। फुत्सुकी उसे देख के हैरान थी और वो उसकी एक फोटो लेते हुए कहती है तुम तो बिल्कुल एक बच्चे हो गए हो। हिमुरू कहता है हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पे मैं ऐसे ही छोटा हो जाता हूँ, पर मैंने सोचा नहीं था कि टेम्परेचर इतना बढ़ेगा। फुत्सुकी फिर उसे ठीक करने का तरीका पूछती है। हिमुरू कहता है कि मुझे ठंडा होना पड़ेगा नॉर्मल होने के लिए, और यहाँ 2 किलोमीटर तक कहीं भी कोई आइसक्रीम या ठंडी चीजें नहीं है। फुत्सुकी कहती है चिंता मत करो, मैं अभी आई।
थोड़ी देर में वो उसके लिए आइस क्यूब्स और आइसक्रीम लेके आती है। हिमुरू पूछता है कि ये कहाँ मिला। फ्यूत्सुकी कहती है कि ये होटल में ही एज अ डेजर्ट प्रेजेंट किया जा रहा है। हिमुरू फिर आइसक्रीम को खाने लगता है और फ्यूत्सुकी उसे घूर रही होती है। हिमुरू पूछता है क्या कुछ हुआ है क्या। फ्यूत्सुकी कहती है नहीं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो ऐसे। मुझे माफ़ करना, पर क्या मैं इस छोटे बच्चे को सहला सकती हूँ, और मैं विश करूँगी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हिमुरू कहता है हाँ ठीक है, और जैसे ही फ्यूत्सुकी उसके सर पे हाथ रख के सहलाती है वो नॉर्मल हो जाता है। और फ्यूत्सुकी कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और दोनों इस बात से हैरान थे कि क्या यह आइसक्रीम की वजह से हुआ या फ्यूत्सुकी के सहलाने से। सीन शिफ्ट होता है शाम में, जहां हम एक बार का सीन देखते हैं जहां इनका बॉस भी सभी के साथ सेलिब्रेट करते हुए कहता है ट्रिप काफी अच्छी रही, सभी वर्कर्स ने काफी अच्छा काम किया। कामोरी कहती है मुझे यहाँ आके तो बहुत मजा आया, पर मुझे यहाँ का फायरवर्क्स भी देखना था, पर मुझे नहीं पता था कि उसके लिए पहले से टिकट्स बुक करनी होती है। ये सुन फ्यूत्सुकी सभी को टैक्सी से होटल ना जाने बोल पैदल चलने के लिए कहती है। फिर ये इन्हें लेके एक ऐसे स्पॉट पे आती है जहाँ से फायर क्रैकर्स काफी खूबसूरती से दिख रहे होते हैं। हिमुरू पूछता है कि ये आपको कैसे पता था। फ्यूत्सुकी कहती है कि जब मैं अपने रूटीन्स प्लान कर रही थी तो मुझे स्पॉट के बारे में पता चला जो सिर्फ यहाँ के लोकल्स लोग ही जानते हैं। कमोरी काफी खुश होती है और साथ में एक फोटो भी क्लिक करती है। एक फोटो फ्यूत्सुकी भी लेती है। तभी उसे अपने फोन में हिमुरू की बच्ची वाली फोटो दिखती है और वो सोचती है कि मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगी। और हिमुरू इधर सोच रहा होता है कि सब कितना बढ़िया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा अगले साल भी मैं फ्यूत्सुकी सान के साथ यहाँ फायर क्रैकर्स देखूं। सीन शिफ्ट होता है इनके होम टाउन में। उनके बॉस कहते हैं ट्रेनिंग खत्म हुई, अब तक जिनके साथ आप काम कर रहे थे वो टेम्पररी थे, अब सभी को उनकी परमानेंट टीम प्रोवाइड की जाएगी और ये आपको रात में मेल कर दिया जाएगा। इधर घर आके अब हिमुरू को नींद नहीं आ रही थी, ये सोच करके कि क्या फ्यूत्सुकी सान अब मेरी टीम में नहीं रहेंगी। वो उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगता है और नर्वस होकर अपने घर में ही बर्फबारी करने लगता है। फिर उसका ध्यान फ्यूत्सुकी की दी गई कैट विस्कर्स पे जाता है, जिसको देते हुए फ्यूत्सुकी ने कहा था कि ये लकी चार्म की तरह काम करेगा। और फिर वो उसे हवा में उठाते हुए कहता है ओ गॉड प्लीज एक बार मेरी विनती सुन ले। इधर हम फ्यूत्सुकी को देखते हैं जो बाथ लेके निकलती है और उसकी नाव में वो मस्त सो रही थी। फिर वो अपने फोन को देखती है जिसमें उसने फायर क्रैकर्स टाइम खींची हुई फोटो को वॉलपेपर पे लगाया था और सोचती है कि मुझे पहले किसी के साथ कभी इतना बढ़िया फील नहीं हुआ। मैं उम्मीद करूंगी कि हम एक ही टीम में हों। तभी हिमुरू को मेल आता है जिसे वो डरते डरते ओपन करता है। उसके टीम में थे कामोरी, सिजिमा, और वो स्क्रॉल करता है तो उसे फ्यूत्सुकी सान का भी नाम दिखता है। वो इतना खुश हो गया था कि वो छोटे छोटे स्नोमैन प्रोड्यूस करने लगा और फिर ऊपर वाले को धन्यवाद कह रहा था इंस्टेंट सुनने के लिए। अगले दिन हिमुरू जॉब पे फ्यूत्सुकी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो ना सिर्फ उसके साथ काम करने वाली है बल्कि उसके बगल में उसका स्पॉट है। वो सोचता है फ्यूत्सुकी सान से अच्छा पड़ोसी तो कोई हो ही नहीं सकता, और यही सोचते हुए वो बर्फीली तूफान ले आता है। कामोरी कहती है कंट्रोल हिमुरू कंट्रोल। सीन शिफ्ट होता है हिमुरू घर आके सोच रहा होता है कि मैं कितना डफर हूँ। फ्यूत्सुकी सान ने मेरी कितनी मदद करी, मुझे ओकिनावा में मेल्ट होने से भी बचाया, और मैंने क्या किया। फिर वो रीपे करने के तरीके ढूंढ रहा होता है तो उसे आर्टिकल मिलता है कि आप उसे किसी रेस्टोरेंट में अच्छी ट्रीट दें। अब वो फ्यूत्सुकी की फेवरेट फूड जानना चाहता था, तो वो लंच टाइम पे कामोरी और फ्यूत्सुकी की बातें सुनता है, जहाँ उसे पता चलता है कि फ्यूत्सुकी को तो सभी चीज़ें पसंद है, मतलब फ्रेंच, इटालियन, इंडियन, चाइनीज, कोरियन। और अब वो परेशान हो गया था कि फ्यूत्सुकी सान तो पिकी गर्ल है ही नहीं। तो वो बैठ के सोच रहा होता है कि मैं इस जगह पे ले जाऊं या उस जगह पे ले जाऊं, और यही सोचते हुए वो जमना शुरू कर देता है। सिजिमा उसे पूछता है भाई तू ठीक तो है ना। हिमुरू नॉर्मल होते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। घर आके हिमुरू फाइनली डिसाइड कर लिया था कि उसे फ्यूत्सुकी सान को कहाँ ले जाना चाहिए, और वो अगले दिन फ्यूत्सुकी की मर्जी जानने वाला था, और इस नर्वसनेस में उसने खुद को जमा लिया था। तभी फ्यूत्सुकी यहाँ आती है और उसके ऐसे जमने का कारण पूछती है। हिमुरू कहता है दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। फ्यूत्सुकी कहती है कि आजकल ये कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, तुम ठीक तो हो ना। हिमुरू कहता है हाँ, पर मेरे पैर अकड़ गए हैं जमे रहने की वजह से। फिर फ्यूत्सुकी उसे फुट मसाज करते हुए कहती है चिंता मत करो, मुझे प्रेशर पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता है, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। फिर हिमुरू यहाँ हिम्मत करके पूछता है कि क्या आज रात हम डिनर पे चल सकते हैं, मुझे एक बढ़िया रेस्टोरेंट के बारे में पता चला है। उसकी ये प्रपोजल सुन फ्यूत्सुकी हैरान थे। हिमुरू कहता है कि मैं बस आपको एक रीपे करना चाहता हूँ मेरी इतनी मदद करने के लिए। फ्यूत्सुकी राजी होती है और उसके जाने के बाद सोचती है कि क्या उसने मुझे अभी अभी एक डेट के लिए पूछा। इधर हिमुरू रेस्टोरेंट में अब 2 सीटें बुक कर रहा होता है और तब उसे रियलाइज होता है कि क्या वो फ्यूत्सुकी सान को डेट कर रहा है। ऑफिस के बाद ये सभी साथ में रेस्टोरेंट आते हैं और डिशेस फ्यूत्सुकी को काफी पसंद आती है। हिमुरू ये देख काफी खुश था, पर वो दोनों फिर कुछ बात ही नहीं कर पाते। दोनों एक ही टाइम पे ये सोच रहे होते हैं कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं।
कि तभी फुत्सुकी को एक कॉल आता है जिसे वो अटेंड करने चली जाती है और पेमेंट लेते समय वेटर हिमुरू से पूछता है, सर आप डेट पे आए हैं? हिमुरू बड़े शान से कहता है कि हाँ और मुझे बहुत मजा। और तभी पीछे से फुत्सुकी निकलती है जिसे देख हिमुरू घबराए हुए पूछता है, क्या आपने सब सुन लिया? फुत्सुकी कहती है हाँ, और हिमुरू की तो हालत खराब हो गई जिससे वो चेयर से ही ढिमला गया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ऑफिस में। ब्रेक टाइम पे कामोरी फुत्सुकी से पूछ रही होती है हिमुरू को लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में। इधर से सीजिमा और हिमुरू वहीं से जा रहे होते हैं तो रुक के सुनने का सोचते हैं। फुत्सुकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं हिमुरू के क्लोज हूँ, क्योंकि हमारे पास तो अब एक दूसरे के नंबर भी नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो ऑफ डेज में क्या करता है। उसकी बातें ही सुन के सिर्फ हिमुरू खुश हो रहा था। तभी सीजिमा कहता है कि क्या तुम दोनों ने अभी तक एक दूसरे का नंबर भी नहीं लिया? फुत्सुकी और हिमुरू दोनों इंट्रोवर्ट पर्सन हैं और इस बात से अनजान है कि कैसे एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी दिन शाम में ढलते सूरज को देखते हुए हिमुरू फुत्सुकी से उसका नंबर मांगता है। फुत्सुकी ने अपने डीपी में अपने कैट नामेरो का फोटो लगाया था। हिमुरू पूछता है ऐसा क्यों? फुत्सुकी कहती है क्या मुझे चेंज करना चाहिए? हिमुरू कहता है नहीं, ये काफ़ी अच्छा है। फुत्सुकी कहती है ठीक है, तो फिर मैं घर जाके नामेरो के साथ एक फ़ोटो भेजूंगी। घर पे हिमुरू को फुत्सुकी नामेरो को साथ में लिए एक फ़ोटो भेजती है और हिमुरू काफ़ी ओवरजॉयड होता है, इतना कि वो फ़ोन को ही जमा देता है। अगले दिन काम पे हिमुरू खुश था कि अब वो ऑफिस के साथ साथ स्मॉल डिटेल्स भी शेयर करेंगे, और फुत्सुकी सोच रही होती है कि इतना प्रोग्रेस शायद ठीक है अभी के लिए। अगले मॉर्निंग हिमुरू को फुत्सुकी का मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग, आज जॉब के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हिमुरू भी फिर उसके मैसेज से काफ़ी एक्साइटेड होकर ऑफिस निकलता है। यहाँ ये लंच तक काम करते हैं और फिर हिमुरू फुत्सुकी से टाइम पूछता है। वो देखता है कि फुत्सुकी ने ओकानावा में खींची हुई फोटो को अपने लॉक स्क्रीन पर लगा रखा है। फुत्सुकी कहती है कि मुझे ये लगाने से पहले सबसे शायद पूछ लेना चाहिए था। हिमुरू कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं, वो इवेंट था ही इतना यादगार, और खुश होते हुए लंच के लिए निकल जाता है कि मैं फुत्सुकी-सान के वॉलपेपर में हूँ। इधर फुत्सुकी अपना लॉक ओपन करती है और उसके मेन डिस्प्ले पे हिमुरू के उसी बच्चे वाली फोटो थी जब वो ओकिनावा में मेल्ट हो गया था। फुत्सुकी सोचती है कि अच्छा हुआ उसने ये नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ सीजिमा, कामोरी और हिमुरू लंच टाइम पे बात कर रहे होते हैं। तभी गेट ओपन होता है और एक न्यू बंदा आता है, कटोरी, जिसने एक वीक पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया है। वो फ्यूनिक्स का डिसेंडेंट है और हिमुरू का पुराना दोस्त भी। कामोरी पूछती है कि इससे पहले तुम क्या जॉब करते थे? कटोरी कहता है कि मैं पहले आर्ट करता था, और उन्हें कुछ सैंपल्स दिखाता है और कहता है कि मैं यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। तभी यहाँ उसकी सीनियर तोनासी आके कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, हमें राउंड पे जाना है। कटोरी कहता है फिर मिलेंगे दोस्तों, और तोनासी से पूछता है कि क्या बाहर में आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगी? तोनासी कहती है ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है के? इधर हिमुरू ब्रेक से वापस आ रहा होता है तो गलती से वो फुत्सुकी से टकरा जाता है, जिससे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। हिमुरू फिर उससे माफी मांगता है और उठाने में मदद करने लगता है। उसके डॉक्यूमेंट में हिमुरू एक पिक्चर की प्रोमो देखता है जो किटन बेस्ड थी, और तुरंत ही उसे छुपाते हुए फुत्सुकी पूछती है क्या तुमने वो देख लिया? हिमुरू कहता है हाँ, वो किसी मूवी का प्रोमो था ना। फुत्सुकी कहती है कि हाँ, ये इसका सेकेंड पार्ट का प्रोमो था। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने थिएटर में देखा था और मेरे आसपास सिर्फ बच्चे ही थे, पर इस बार क्या तुम मेरे साथ ये मूवी देखना चाहोगे? हिमुरू कहता है हाँ क्यों नहीं। फुत्सुकी उसे कहते हुए चली जाती है तो फिर इसका पहला पार्ट देख लेना। घर पे आके हिमुरू अपने लैपटॉप में पहला पार्ट देखता है और फिर वो फुत्सुकी को मैसेज करता है कि उसने जस्ट अभी अभी मूवी कंप्लीट किया है और ये काफ़ी बढ़िया है। फुत्सुकी कहती है व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी स्टोरी रिवाइज करने के लिए वही देख रही थी। और ये बात सुन हिमुरू काफ़ी खुश होता है कि इसका मतलब हम दोनों एक ही टाइम पे एक ही मूवी देख रहे थे। फुत्सुकी पूछती है तो मैं टिकट्स बुक कर दूँ ना, तुम्हारी कोई सीट को लेकर चॉइस तो नहीं है? हिमुरू कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फुत्सुकी कहती है ठीक है, फिर सीट साइड बाय साइड ही है। हिमुरू काफ़ी खुश होता है कि वो दोनों साथ में बैठ के मूवी एंजॉय करने वाले हैं। फिर वो ये देखने लगता है कि मूवी के बाद और वो कहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है डिनर का, और वो उस दिन वाले इंसिडेंट याद करके वो ये आइडिया कैंसिल करना चाहता है। अगले दिन फुत्सुकी येलो ड्रेस पे व्हाइट ओवरकोट के साथ हॉल पहुंच के हिमुरू से कहती है क्या मैं लेट हूँ? हिमुरू कहता है नहीं नहीं, मैं ही थोड़ा पहले आ गया था। इन्हें जाते हुए इनका कोलीग सीजिमा देखता है, जो भी यहाँ एक दूसरी मूवी राइस देखने आया था, और सोचता है कि काश मेरे साथ भी कोई मूवी एंजॉय करने आता। उसकी साइड की सीट्स खाली थी तो वो सोचता है कि आखिर कौन बैठेगा यहाँ आके। तभी उसे एक्सक्यूज मी करते हुए एक लड़का आता है और ये वही न्यू एम्प्लॉय हिमुरू का दोस्त कटोरी था। कटोरी से देख कहता है तुम पैजामा हो ना? सीजिमा कहता है नहीं, साइजामा, तुम मुझे सीजिमा भी कह सकते हो। कटोरी कहता है हाँ हाँ वही वही। मूवी शुरू होती है और सीजिमा सोच रहा होता है कि किस ढक्कन के साथ मूवी देखना पड़ रहा है, इतनी सीट खाली है और इसको यही सीट लेना था। इधर दूसरी तरफ फुत्सुकी भी मूवी के मोमेंट्स को एंजॉय कर रही थी और उसे देख हिमुरू फूले नहीं समा रहा था।
मूवी एंड होता है इमोशनल सीन के साथ और फ्यूत्सुकी रो पड़ती है। हिमुरू देखता है कि उसके आंसू उसके गालों को दो भागों में बांट रहे हैं और हिमुरू अपने पॉकेट में बेचैनी से रुमाल ढूंढने लगता है उसे पोंछने के लिए, और फिर वो उसे फ्यूत्सुकी को ही देना सही समझता है। मूवी के बाद फ्यूत्सुकी पूछती है, तुम नहीं रोए क्या? हिमुरू कहता है कि मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता, पर हाँ। फ्यूत्सुकी पूछती है, तुम हंसते हो तो स्नोमैन प्रोड्यूस करते हो, रोते हो तो ऐसा क्या होता है? हिमुरू कहता है कि ये एक सीक्रेट है। फ्यूत्सुकी हंसते हुए कहती है, तो अब तो मुझे तुम्हें रोते हुए देखने का मन कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हिमुरू को ओवर टाइम करने का मिला था और जब वो अंदर आके देखता है तो फ्यूत्सुकी को भी ओवर टाइम करने को मिला है। वो सोच रहा होता है कि पहले तो मुझे ओवर टाइम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अगर ओवर टाइम ऐसे बीते जिसमें टाइम ओवर ही ना हो तो इसे कौन छोड़ना चाहेगा। फिर वो फ्यूत्सुकी के लिए कॉफी मशीन से कॉफी लेने जाता है और एक्साइटमेंट में उसने मग ही जमा दिया था। फ्यूत्सुकी कहती है कि मुझे आज कमोडी ने डिनर के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन मैं आज ओवर टाइम कर रही हूँ। इधर हम कमोडी को देखते हैं जिसने सिजिमा को बुलाया था, ये कहते हुए कि कुछ एक्स्ट्रा मत समझना, मैंने बस तुम्हें इसलिए इन्वाइट किया क्योंकि फ्यूत्सुकी सान नहीं आई हैं। तभी यहाँ रास्ते में इन्हें कटोरी और तोनेशी भी मिलते हैं और ये भी इन्हें रेस्टोरेंट में ज्वाइन करते हैं और कमोडी यहाँ सिजिमा से कल देखी हुई मूवी के बारे में पूछती है। इधर फ्यूत्सुकी को उदास बैठा देख हिमुरू सोचता है कि मुझे उसे बोरिंग फील नहीं होने देना चाहिए। इधर सिजिमा मूवी के बारे में बताते बताते ये भी कहता है कि उसने फ्यूत्सुकी और हिमुरू को भी देखा था जो कोई और मूवी देखने आए थे। कमोडी कहती है कि क्या वो दोनों मूवी डेट पे गए हैं और आज भी वो दोनों ओवर टाइम साथ में कर रहे हैं, उन दोनों का ही तो बढ़िया है। इधर हिमुरू और फ्यूत्सुकी वर्ड्स गेम खेलते हुए एंड अप कॉल का वेट कर रहे होते हैं और दोनों को बहुत मजा आ रहा था। इधर सभी बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों शायद थिएटर में लगी हॉरर मूवी देखने गए होंगे, उनका ध्यान इस पे था ही नहीं कि वो किटन वाले मूवी भी देखने आ सकते हैं। इधर तभी फ्यूत्सुकी को कॉल आता है और उसे वो पिकअप करती है और हिमुरू सोचता है कि लगता है फ्यूत्सुकी सान का काम खत्म हो गया है और वो जाने वाली हैं। और कॉल कट करने के बाद फ्यूत्सुकी कहती है कि उसकी टाइम और बढ़ा दी गई है। हिमुरू ये सुन खुश तो होता है पर एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। इसके बाद फ्यूत्सुकी हिमुरू के साथ पिक्चर गेम खेलती है जिसमें दोनों ने एक दूसरे के लिए ड्राइंग ड्रॉ किया था। इधर कामोडी को फ्यूत्सुकी का मैसेज आता है जिसमें उसने अपने लगाए न्यू डीपी के बारे में उससे पूछती है जो उसके लिए हिमुरू ने बनाया था, और दूसरी तरफ फ्यूत्सुकी की बनाई पिक्चर हिमुरू कटोरी को भेजता है और ये पूछता है कि ये मेरे डीपी पे कैसा लगेगा। कटोरी ये देख काफी खुश होते हुए कहता है, शाबाश दोस्त, अब लग रहा है तू प्रोग्रेस कर रहा है। उसकी सेलिब्रेशन का रीजन सभी पूछते हैं तो वो बताता है कि हिमुरू ने अपने रिलेशनशिप में प्रोग्रेस की है। इधर दूसरी तरफ दोनों उनकी रिप्लाई का वेट कर रहे थे लेकिन किसी को भी वो रिप्लाई नहीं देते बातें करने के चक्कर में। तभी जिस एंड अप कॉल का ये वेट कर रहे थे वो आता है और इनकी ओवर टाइम यही खत्म होती है। हिमुरू फ्यूत्सुकी से पूछता है कि लेट तो काफी ज्यादा हो गया है, घर जाके खाना बनाने में तो और देर होगी, तो क्या वो साथ में दोनों डिनर करें? फ्यूत्सुकी कहती है कि ठीक है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। इधर फिर दोनों अपने अपने दोस्तों को कॉल करते हैं और पूछते हैं रिप्लाई देने में क्या पैसा लग रहा था। दोनों कांग्रेट्स कहते हैं और कामोडी तो फ्यूत्सुकी से ये भी पूछती है, तो बताओ एंगेजमेंट पार्टी कब दे रही हो? मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले आ गए हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हिमुरू और फ्यूत्सुकी कैफेटेरिया में लंच खत्म करके बैठे थे। तभी यहाँ कामोडी आती है रेडी टू ईट नूडल लेके और कहती है कि हाँ वो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ ना। हिमुरू पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फेवरेट है? कामोडी कहती है हाँ, क्योंकि मैं एक फॉक्स की डिसेंडेंट हूँ ना, तो मुझे टोफू बहुत पसंद आता है। इसके बाद फ्यूत्सुकी और हिमुरू अपने काम पे चले जाते हैं और कामोडी बैठ के अपना लंच खत्म कर रही थी। तभी सिजिमा उसे देख कहता है कि हे कामोडी, तुम्हारा पूंछ स्कर्ट से बाहर निकल रहा है। कामोडी शर्माते और गुस्से से कहती है कि तो तुम देख क्यों रहे हो? सिजिमा कहता है पर तुम ही तो दिखा रही हो। कामोडी कहती है कि वो ऐसा है कि मैं जब भी केयरलेस होती हूँ तो मेरे कान और पूंछ अपने आप से बाहर निकल जाते हैं। सिजिमा कहता है कि ये तो बहुत क्यूट है। कामोडी शर्माने लगती है तो सिजिमा कहता है मेरा मतलब तुम्हारी पूंछ से था। कामोडी कहती है सिजिमा, ऐसे तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलने वाली। सिजिमा कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुमसे ओपिनियन नहीं मांगा है, और मनी मन कह रहा होता है कि मेरा मतलब सिर्फ पूंछ से नहीं था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हिमुरू देखता है कि जॉर्ज किटन मर्चेंडाइज के प्लेट्स टोकन्स कलेक्ट करने पे मिल रहे हैं। ये वही किटन्स हैं जिनकी मूवी फ्यूत्सुकी और हिमुरू साथ में देखे थे। तो हिमुरू डिसाइड करता है कि डेली ब्रेकफास्ट में वो ये अगर खरीदेगा तो जितने दिन बचे हैं इतने दिन में टोकन्स आसानी से कलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम फ्यूत्सुकी को देखते हैं उठते हुए जो जाके ब्रेकफास्ट रेडी करने बढ़ती है और वो भी सेम ब्रेकफास्ट मील बना रही थी ताकि वो जॉर्ज किटन प्लेट्स ले सके। फिर हम कामोडी को देखते हैं जो लेट से उठती है और ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी और उसे तो मैचिंग का ड्रेस ही नहीं मिल रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेट भी हो रहा था जिससे वो अपनी लिपस्टिक भी खराब कर लेती है और मेट्रो में भी वो जैसे तैसे करके ऑफिस निकलती है। इधर हिमुरू को रोड क्रॉसिंग पे फ्यूत्सुकी दिखती है जिसे वो गुड मॉर्निंग करता है और साथ में ये लोग ऑफिस निकलते हैं। ऑफिस में जब कामोडी पहुंचती है तो सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। फ्यूत्सुकी उसे एक एनर्जी ग्लूकोज की कैंडी देते हुए कहती है कि लड़कियों का नाम तो तेरी वजह से ही खराब होता है। कामोडी उसे कहती है कि थैंक्स फ्यूत्सुकी सान, आप तो मेरी सेवियर हो,
उस पॉकेट में से एक बियर टॉय निकलता है, जिसे देख कामोरी पूछती है कि इसमें फॉक्स नहीं मिलते क्या। तभी सीजिमा आके सभी को गुड मॉर्निंग कहता है और कामोरी के हाथ में क्यूट सा बियर देख के कहता है कि मुझे तो बचपन के दिन याद आ गए जब हम ऐसी चीजें कलेक्ट किया करते थे। कामोरी कहती है पर मैं तो अब भी ऐसी चीजें कलेक्ट करना चाहूंगी। अगले दिन जब कामोरी अपने डेस्क पे आती है तो उसे अपने बियर के कलेक्शन में एक रैबिट भी दिखता है। अगले दिन एक वुल्फ भी। वो हैरान थी कि ये कौन कर रहा है। वो सोचती है कि कहीं मेरी सेवियर फुत्सुकी सान तो नहीं, और वो जाके देखती है तो फुत्सुकी तो वो पैकेट यूज ही नहीं करती। उसका फिर शक हिमुरू पे जाता है। वो उसे देखती है तो वो तो अपने किटन प्लेट्स के टोकन्स कलेक्ट कर रहा था। उसके कलेक्शन दिन पर दिन बढ़े जा रहे होते हैं और वो अब कंप्लीट होने वाले थे। एक दिन फुत्सुकी की नज़र उसके टेबल पे जाती है और कहती है कि क्या बात है कामोरी, तुम्हारी कलेक्शन तो दिन पर दिन अट्रैक्टिव होती जा रही है। कामोरी कहते हैं कि है ना, मुझे नहीं पता है कि ये कौन कर रहा है, ये मेरा सीक्रेट हेल्पर है, मैंने उसका नाम ग्लूको फेरी रखी हूँ। तभी फुत्सुकी की नज़र हिमुरू पे जाती है जो अपने टोकन्स देख रहा था कि कैसे उसने कंप्लीट अभी तक नहीं किया और डेट खत्म होने वाला है। वो देखता है कि उसने गलती से एक मंथ आगे का डेडलाइन सोच लिया था और उदास हो जाता है। इधर कामोरी को आज एक चिकन टॉय मिलता है और उसका कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है, पर कहती है तो क्या अब ग्लूको फेरी मेरी मदद नहीं करेगा। तभी सीजिमा गेट से चिकन टॉय दिखाते हुए पूछता है तो क्या तुम्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। कामोरी देख के हैरान थी कि उसका ग्लूको फेरी कोई और नहीं बल्कि सीजिमा है। सीजिमा उसे दिखाते हुए कहता है कि देखो इसके सेकेंड एडिशन में ये लोग फॉक्स भी रखेंगे। कामोरी पूछती है तुम सीक्रेटली मेरी हेल्प कर रहे थे, क्यों। सीजिमा कहता है क्योंकि इतना प्यार तुमको। कामोरी शर्माते हुए कहते हैं क्या। सीजिमा कहता है फॉक्स को, क्योंकि इतना प्यार फॉक्स को करते हैं ना हम, इसीलिए कलेक्ट करने में तुम्हारी मैं हेल्प कर रहा था। इधर दूसरी तरफ हिमुरू अभी भी परेशान था क्योंकि उसे जितने टोकन्स चाहिए थे आज शाम तक उतनी वो कलेक्ट नहीं कर पाया था। तभी फुत्सुकी यहाँ अपनी सारी कलेक्ट की गई टोकन्स देते हुए कहती है कि इसे ऐड कर लो, मैं भी दरअसल ये टोकन्स ही कलेक्ट कर रही थी। हिमुरू तो वहीं खुशी से बर्फीला माहौल क्रिएट कर देता है और कहता है कि फुत्सुकी सान आप तो मेरे लिए किटन फेरी हो। इसके बाद वो उन टोकन्स को एक्सचेंज करा के जॉर्ज किटन की प्लेट लेता है और वो फुत्सुकी को एक देते हुए कहता है कि एक आप रख लो, इसमें डबल था। फुत्सुकी उसे थैंक्स कहती है पर दरअसल हिमुरू को थैंक्स कहना चाहिए। तभी यहाँ रोते और हाँफते हुए कटोरी आता है और कहता है कि गाइस मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। दोनों पूछते हैं क्या बात है। कटोरी कहता है कि तोनासी सान मुझे इग्नोर कर रही हैं, वो मेरी हाथ की अब चाय भी नहीं पी रही हैं और ना ही मुझे अब साथ में राउंड पे चलने के लिए कहती हैं। हिमुरू पूछता है और ऐसा क्यों हुआ है। कटोरी कहता है कि वो दरअसल जब मैंने उनसे कहा कि मैं जिंदगी भर उनके साथ ही रहना चाहता हूँ तब से वो मुझे इग्नोर करने लगी हैं, और अगर वो ऐसे ही करेंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हिमुरू कहता है अरे रे मेरा पैंट छोड़ भाई। फुत्सुकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नफरत की वजह से इग्नोर कर रही हैं, शायद तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में और टाइम लेना चाहिए था। ये बात सुन कटोरी अपनी फिनिक्स वाले एनर्जी से उठ खड़ा होता है और कहता है कि क्या सही में फुत्सुकी सान, फिर तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा और उन्हें खुद पे प्राउड फील कराऊंगा और उनका दिल जीत लूंगा। तभी यहाँ से ओतोनाशी जारी होती है। कटोरी उसे हाई करता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो, अपने डिपार्टमेंट में जाओ। कटोरी कहता है पर ओतोनाशी सान अभी तो लंच ब्रेक है। ओतोनाशी कहती है ठीक है तो मैं राउंड के लिए जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे मत आओ। ओतोनाशी के जाने के बाद हिमुरू पूछता है कि तुम दोनों मिले कैसे थे। कटोरी कहता है कि बहुत लंबी कहानी है। हिमुरू कहता है चलिए फुत्सुकी सान हम चलते हैं फिर। कटोरी कहता है अरे सुनो ना यार, उतनी भी लंबी नहीं है। मैं इससे पहले होटल में काम करता था जहाँ की रेगुलर कस्टमर में से एक थी ओतोनाशी। वो हमेशा अपने काम को लेके पैसिनेट रहती थी और वहीं से मैं उनसे इम्प्रेस हो गया और उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मान के मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया। मैं बहुत ही एवरेज से भी कम काम कर पाता था जिससे उनकी मदद भी नहीं हो पाती थी और इस वजह से उन्हें क्लाइंट से माफ़ी भी मांगनी पड़ती थी। एक दिन कुछ क्लाइंट्स हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के हमारे राइवल्स में जा मिले जिससे कंपनी के शेयर्स गिरने लगे। तो ओतोनाशी सान ने ये जिम्मेदारी लिया कि वो नई क्लाइंट्स लाएंगी और उन्होंने मुझ पर एक बार फिर से भरोसा किया और कुछ ही दिन में हमने कई नए क्लाइंट्स जोड़े कंपनी में। और जब इस बात का शुक्रिया बॉस कर रहे थे तो मैंने कहा कि ये सब का क्रेडिट तो ओतोनाशी सान को जाता है, पर वहाँ ओतोनाशी सान थी ही नहीं। जब मैं जाके देखा तो वो रो रही थी क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये कर दिखाया है। और तब मुझे पता चला कि उनके सख्त आवरण के अंदर एक कोमल दिल भी है और तभी से मैं उनका दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, उनकी चाहत में इतना फसाना हुआ। फुत्सुकी उसकी कहानी सुन के कहती है कि तुम्हें बस ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी कटोरी अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि क्या मैं ऐसे प्रपोज करूंगा तो वो मान जाएंगी, मैं आपसे इटर्नल तक प्यार करूंगा।
हिमुडू ये सुन कहता है, क्या कहा तुमने? कटोरी वहां से जाते हुए कहता है कि ये जरूर काम करेगा। इससे तो हिम जैसा हिमुडू भी गुस्सा हो गया। उसके जाने के बाद फुत्सुकी कहता है कि उससे माफ कीजिएगा, वो बचपन के स्कूल से ही मेरी नाक में दम करके रखता था। फुत्सुकी कहती है कि कितना अच्छा होता ना कि हम स्कूल में भी साथ होते, पर ये भी अच्छा है। ऐसे ही एक ऑफिस का नॉर्मल सा दिन था और फुत्सुकी हिम्मत करके पूछती है कि तुम मेरी तरफ आई कांटेक्ट करके क्यों नहीं बात करते? हिमुडू कहता है कि मुझे लोगों से आई कांटेक्ट करके बात करने की आदत नहीं है। तभी पीछे से कामोरी कहती है कि कैसा हो तुम्हें फुत्सुकी-सान सिखाएं। फुत्सुकी हाँ कहती है। कामोरी कहती है ठीक है, तो तुम उनकी तरफ आई कांटेक्ट करके धीरे धीरे सीख सकते हो। अगर तुम उनकी आंखों में नहीं देख सकते तो नाक के ऊपर वाले एरिया पे भी देख सकते हो। और फिर हिमुडू फुत्सुकी एक दूसरे के आमने सामने आके एक दूसरे को देखे जा रहे थे और पता नहीं क्या ही सन्नाटा सा छाया हुआ था। एकदम से फुत्सुकी आई कांटेक्ट तोड़ते हुए कहती है कि मैं हार गई। कामोरी कहती है हाँ, क्या ये घूरने का कंपटीशन था? हिमुडू भी उठते हुए कहता है कि मैं अभी बाहर से आया। बाहर आके वो खुशी से स्नोमैन प्रोड्यूस करते हुए कहता है कि फुत्सुकी-सान कितनी क्यूट है। तभी सामने से उसके बॉस आ रहे थे। वो हिमुडू को नाकोसमा लैंड की 2 टिकट दिखाते हुए कहते हैं कि वहां जाना चाहोगे? हिमुडू इमेजिन करता है कि क्या मैं बॉस को भी अब इतना तनहा लगता हूँ कि वो मुझे अब कंपनी देंगे? उसके बॉस कहते हैं कि ये मुझे क्लाइंट ने दिया, मैं वहां जाना नहीं चाहता तो सोचा तुम्हें दे दूं। हिमुडू सोचता है ओह तो ऐसी बात है। तभी पीछे से फुत्सुकी आती है। बॉस कहते हैं कि 2 टिकट्स हैं मेरे पास, तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं चले जाते? फुत्सुकी कहती है कि पर मैं वहां कभी गई नहीं। उसके बॉस कहते हैं कि यही तो जाने का सबसे बड़ा रीजन है। बॉस को जाते हुए देख हिमुडू कहता है कि ये बॉस नहीं फरिश्ता है, फरिश्ता। घर आके वो नाकोसमा लैंड की प्लानिंग करता है क्योंकि वो यहाँ फुत्सुकी-सान को बिल्कुल भी बोर्ड फील नहीं होने देना चाहता था। इधर फुत्सुकी अपने कैट नाओमिरो से बात करी होती है कि कल मैं और हिमुडू को नाकोसमा लैंड घूमने जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ कामोरी हिमुडू को अपने डेस्क पे नाकोसमा लैंड की तैयारी करते हुए देख पूछती है, हे ये तो नाकोसमा लैंड की प्लानिंग है ना, तुम वहाँ किसके साथ जा रहे हो? हिमुडू कहता है फुत्सुकी-सान के साथ। कामोरी काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि वाह तुम्हें पता है मैं वहाँ की एनुअल पास होल्डर हूँ, मुझे तो सभी चीजें पता है वहाँ के बारे में, वहाँ तो ये होता है, वहाँ वो होता है। उसकी बातों से पक के हिमुडू वहाँ से जाने लगता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके मुंह से नाकोसमा लैंड की इतनी तारीफ सुन फुत्सुकी कहती है कि अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना टिकट दे सकती हूँ। तभी हिमुडू बड़ी डरावनी सी शक्ल लेके कामोरी की तरफ मुड़ता है। कामोरी कहती है नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन है और वैसे भी मैं तो सीजिमा के साथ जाने वाली हूँ। सीजिमा कहता है सही में, तुमने मुझे बताया नहीं? कामोरी उसके पास आई कहती है कि हाँ क्योंकि ये एक सरप्राइज था। फुत्सुकी कहती है कि ये तो बढ़िया है, फिर हम चारों साथ में चलते हैं। थीम पार्क पहुंच के कामोरी कहती है कि देवी और सज्जनों मैं आप सबकी ऑफिशियल टूर गाइड हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में सब पता है। तभी फुत्सुकी की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो डरी हुई सी थी। वो हिमुडू से कहती है कि लगता है वो बच्ची खो गई है। फुत्सुकी उसके पास आके पूछती है तो वो कहती है कि हाँ मैं अपनी मम्मा से अलग हो गई हूँ। फुत्सुकी उसे चाइल्ड केयर सेंटर छोड़ने की बात करती है और हिमुडू भी उसके साथ जाता है, ये सोचते हुए कि फुत्सुकी-सान कितनी काइंड है। इधर कामोरी नोटिस करती है कि उसके लेक्चर पे सिर्फ सीजिमा हामी भर रहा होता है और फुत्सुकी और हिमुडू गायब थे। सीजिमा कहता है कि छोड़ो उन्हें भी घूमने दो, और वैसे भी तुम यहाँ मेरे साथ आना चाहती थी ना? कामोरी कहती है हाँ। सीजिमा कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ अपने मन से नहीं बल्कि जबरदस्ती ले आई हो। कामोरी उसकी छाती पे हाथ मारते हुए कहती है नहीं तो बिल्कुल नहीं, चलो तुम्हें घूमना है ना मेरे साथ, आओ घूमते हैं। इधर चाइल्ड सेंटर की लेडी कहती है कि आप बच्ची को हमारे हवाले कर सकते हैं, हम इसकी मम्मा को ढूंढ के उनके साथ भेज देंगे। पर वो बच्ची फुत्सुकी के पीछे छिप जाती है। फुत्सुकी कहती है कि मैं भी यहाँ रुकती हूँ जब तक इसकी मम्मा नहीं आती। वो हिमुडू की तरफ देखती है तो हिमुडू कहता है हाँ क्यों नहीं, रुकते हैं। और फिर वो अपने स्नोमैन बना के उस बच्ची का मन बहलाता है और फुत्सुकी भी उसके साथ खेलती है। खैर फिर कुछ देर के बाद उसे उसकी मम्मा के हवाले कर हिमुडू सीजिमा को कॉल करता है, पर वो पिक नहीं करता। इधर सीजिमा जानबूझ करके हिमुडू का कॉल नहीं उठाता और फुत्सुकी का कॉल आता है कामोरी पे, तो वो उसे भी पिक करने से मना करता है। इधर फुत्सुकी कहती है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने तुम्हें भी अपने साथ साथ कहीं घूमने नहीं दिया। हिमुडू कहता है कि अरे नहीं, मुझे तो लोगों को खुश देखते हुए ही काफी खुशी मिलती है। इधर तभी एक बच्चा अपने पापा को परी बन के दिखा रहा था। उसके डैड कहते हैं आराम से बेटे, तुम लड़की नहीं हो, और होता भी वही है, वो धराम से गिरता है। हिमुडू उसे उठाते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम ब्रेव बॉय हो, आयरन मैन बन के उड़ो। फिर वो बच्चा भी इन्हें बाय करके चला जाता है। तो फुत्सुकी कहती है तो अब हम क्या करें? हिमुडू अपना नोटबुक निकालता है और कहता है कि हम क्रूज चलते हैं जहाँ देश विदेश की आलसी बिल्लियाँ देखने को मिलेंगी। फिर ये लोग उस सफर का मजा लेते हैं जहाँ फुत्सुकी नाओमिरो जैसे एक ब्लैक कैट को दिखाती है।
फिर ये लोग लंच करते हैं, जो भी कैट के थीम पे ही रखा गया था। फिर ये लोग बिल्लियों का परेड देखने आते हैं और फुत्सुकी कहती है कि यहाँ लोग कितने खुश और इंजॉयफुल हैं। तुम्हारी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि लोगों को खुश देख के भी काफ़ी खुशी मिलती है। फिर ये लोग झूला भी झूलते हैं और उसके बाद फुत्सुकी कहती है कि क्या तुम्हें कुछ खरीदना है। ये लोग एक स्टोर में आते हैं जहाँ फुत्सुकी को एक मैचिंग मग दिखता है। वो हिमुरू से पूछती है कि ये कैसा रहेगा, हमारे पास दो दो मैचिंग की चीज़ें होंगी। हिमुरू कहता है कि हाँ खूबसूरत है और इसे हम ऑफिस भी लेके आएंगे। फुत्सुकी कहती है पर ऑफिस में सब देख के क्या कहेंगे कि हम मैचिंग सेट यूज़ कर रहे हैं। हिमुरू मनी मन कहता है कि लगता है यही सही टाइम है कन्फेशन का, बोल दे हिमुरू। वो 2-3 बार तो आई आई भी बोलता है, पर तभी यहाँ सिजिमा और कामोरी टपक जाते हैं और हिमुरू कुछ नहीं कह पाता। कामोरी कहती है कि जल्दी करो फुत्सुकी-सान, हमें फायर क्रैकर्स भी देखने जाना है। फिर ये लोग फायर क्रैकर्स देखने आते हैं और यहाँ भी एक साथ में फोटो लेते हैं और सिजिमा कहता है कि ये तो मुझे ओकिनावा का याद दिला रहा है। सभी कहते हैं कि हाँ। अब ये लोग घर जा रहे होते हैं और बैठे बैठे कामोरी शोर मचाई जा रही थी कि हमने ये किया फुत्सुकी-सान, हमने वो किया फुत्सुकी-सान। फुत्सुकी कहती है कि देख नहीं रही हो हिमुरू कुन सो रहे हैं।